Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. And as you all know that we are studying about bacteria, virus and fungi. So we have already completed with bacteria and virus. So today we will be doing about the fungus or fungi. तो what is the basic difference between fungus and fungi is जो fungus है वो एक singular form है and जो fungi है वो एक plural form है. तो let us start. First of all, the definition. Fungus is unicellular or multicellular organism which grows on dead and decaying organic material. They are also present as parasites on the host organisms. फंगस जो है वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड और डिकिंग मतलब मरे गले सड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उस पर अपने आप को ग्रो करती हैं. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज पैरासाइट्स ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़राब चीज़ों पर ही अपने आप को ग्रो करें. ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी अपने आप को ग्रो कर सकती हैं और वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर हम होस्ट बोलते हैं और फंगस को हम पैरासाइट बोलते हैं. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. द फंगस इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट, काइट्री डायोमाइकोटा. तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंगाई, मतलब ये सबसे पुराना टाइप ऑफ फंगाई है. ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि कौन से फंगस सेम टाइप के हैं और उनका ओरिजिन या उनकी स्टडी के बाद वो किस तरह से डिस्कवर हुए हैं. तो पहला है काइट्री डियोमाइकोटा. तो ये सबसे पुराने टाइप के फंगस हैं. इनका डायग्राम आप देख सकते हो नीचे. नेक्स्ट इज जाइगोमाइकोटा. ये रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ फंगाई होता है, मतलब इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा तरह की फंगाई नहीं आती हैं. इट इज़ प्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये एक दूसरे से जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोड्यूस होती हैं. एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड. आपने ब्रेड देखी होगी जब वो बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं बट ये 10-15-20 दिन की पुरानी हो जाती है तो उस पर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, अजीब सी जाला टाइप की. एंड उसी को हम जाइगोमाइकोटा बोलते हैं. ये होती है ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ये एक तरह की फंगस होती है. ये जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो इसी तरह का आपको नॉर्मल ब्रेड पर भी दिख जाता है. नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइकोटा. दीज फंगसेस आर क्लब शेप्ड एंड इज प्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये जो फंगस होती हैं ये क्लब शेप की होती हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोड्यूस होती हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज गिल फंगाई. इनको गिल फंगाई भी बोला जाता है क्योंकि इनकी जो लोअर कवरिंग होती है, मतलब एक तो ऊपर की कवरिंग हो गई और उसके नीचे वाली जो अंदर कवरिंग होती है उस पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई दीज फंगाई आर नोन एज गिल फंगाई. गिल्स जो फिशेज में प्रेजेंट होते हैं फॉर ब्रीदिंग, वैसे ही गिल्स इन फंगस में प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल इज़ मशरूम. ये बहुत ही कॉमन है, ये आप सबने देखा होगा, कई लोग इसको खाते भी हैं. तो इट इज़ अ ईटेबल फंगाई. नेक्स्ट इज एस्कोमाइकोटा. दे आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर. दे आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस सच एज इन बेकिंग, वाइन फर्मेंटेशन एट्सेट्रा. ये कुछ सैक जैसे यानी कि थैले की जैसे शेप के फंगस होते हैं. ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस के होते हैं यानी कि इसको हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन के लिए, वाइन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज कमर्शियल इंपॉर्टेंस. एंड इसका एग्जाम्पल है ईस्ट. जैसा कि कई बार वाइन बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए, बेक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. जैसे कि जितने भी लोग बेकरी जानते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है या पेस्ट्रीज़ हैं, पेटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेकिंग से ही बनती हैं एंड उस बेकिंग में ईस्ट का यूज़ होता है या एस्कोमाइकोटा का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ ड्यूटेरोमाइकोटा. इट इज़ इनडेफिनेट इन शेप. दे डू नॉट हैव अ सेक्शुअल फेस. तो ये वाली जो फंगाई हैं ये इनका कोई एक प्रोमिनेंट शेप नहीं है, ये किसी भी शेप की हो सकती हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज भी नहीं होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ड्यूटेरोमाइकोटा और फॉल्स फंगाई. तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. लास्ट इज ग्लोमेरोमाइकोटा. न्यूली established group which consists of about 230 species that live in close association with the roots of trees. ये ऐसी फंगस हैं जो आपको ट्रीज़ की रूट्स पे या फिर ट्रीज़ की बाग पे मिल जाएगी. जब भी आप किसी ऐसे थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप के, रेनी टाइप के एरिया में जाओगे तो आपको जो ट्रीज़ मिलेंगे उनके ऊपर आपको एक ग्रीन ग्रीन कवरिंग दिखाई देती है.
वो जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है वो ग्लोमेरोमाइकोटा की होती है, वो फंगस होती है। एंड ये नया डिस्कवरी है फंगस के ओरिजिन में। एंड इसमें लगभग 200 से 250 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्टली आपको ट्रीज़ पर ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस में द मेन बॉडी ऑफ मोस्ट फंगाई इज मेड अप ऑफ फाइन ब्रांचिंग यूजुअली कलरलेस फिलामेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट। दे आर कॉल्ड हाइफे। जो अगर आप मेन बॉडी की बात करोगे फंगस की, तो ये मोस्टली फिलामेंट्स की बनी होती है, जो कि एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में होती है। जो फिलामेंट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनको हम हाइफे बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये आपको ऊपर से एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सॉलिड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट दीज सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ पतली पतली ब्रांचिंग्स विच आर नोन एज हाइफे। ईच हाइफे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स सराउंडेड बाय ट्यूबुलर सेल वॉल। हर सेल हाइफे जो है वो चारों तरफ से अपने सेल या एक से ज़्यादा सेल से घिरा हुआ होता है और इनकी ट्यूबुलर सेल वॉल होती है। मैनी हाइफे जॉइन टुगेदर टू मेक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज माइसीलियम। कई सारे हाइफे एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं और एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, नीचे कई सारे हाइफे आपस में जुड़ के एक जाल बना लिए हैं, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। तो जो हाइफे ज़मीन के ऊपर होते हैं उसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और जो हाइफे ज़मीन के नीचे होते हैं यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। द हाइफे ऑफ मोस्ट फंगाई डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। जो हाइफे हैं कई सारे फंगाई के, वो अंदर आपस में डिवाइड होते हैं सेप्टा के थ्रू। सेप्टा यूजुअली हैव पोर्स दैट आर लार्जर इन साइज। सेप्टा जो होते हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं जो बड़े बड़े साइज के होते हैं। हाइफाज दैट आर डिवाइडेड इनटू सेल्स आर कॉल्ड सेप्टेट हाइफेज। हाइफे जो सेल में डिवाइड होते हैं उनको हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। सम फंगाई सच एज मशरूम्स हैव अ outer umbrella shaped structure called cap and on inner side gills are present which are called gill fungi। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसी फंगाई होती हैं जिनकी एक आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर की तरफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये उसी की बात हो रही है। जो आउटर कवरिंग होती है जो ऊपर से हमें दिखती है अम्ब्रेला शेप की, उसको हम बोलते हैं कैप, बट उसके अंदर की तरफ जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं गिल्स, एंड दैट इज़ वाई दीज फंगाई आर कॉल्ड गिल फंगाई। दीज फंगाई हैव अ स्टेम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द कैप। इनकी एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कैप को संभाल के रखता है, कैप को पकड़ के रखता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैप है, इसके नीचे जो लाइन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये गिल है। गिल्स में से स्पोर्स निकलते हैं और ये जो आपको ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये इसकी स्टेम है या स्टॉक है, और ये स्टॉक जो होती है वो हाइफे की बनी होती है, और जो अंडरग्राउंड हाइफे है इसको आप माइसीलियम भी बोल सकते हो। द फ्रूटिंग बॉडी इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंगाई। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसी के थ्रू हाइफे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ फंगस विद एल्गे। अब फंगस एल्गे से किस तरह से इंटरैक्ट करता है। इंटरेक्शन ऑफ फंगस विद एल्गे कैन बी सीन ईजीली, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज लाइकेन। जब एल्गे और फंगस आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसको हम लाइकेन बोलते हैं। दे कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। ये आपस में जुड़ के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि एल्गे जो है इट इज़ केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट जो फंगस है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो फंगस फूड के लिए और एल्गे अपने पैरासिटिक फिनोमिना के लिए या अपने लिविंग के लिए एल्गे और फंगस आपस में साथ में जुड़ जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू एटमॉस्फेयर एंड नीड क्लीन एयर टू ग्रो। ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब गंदा एनवायरनमेंट हो या हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो तो ये उसमें मर सकते हैं। इनके लिए इनको एक साफ़ जगह चाहिए, एक साफ़ एयर चाहिए ग्रो करने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हो दिस इज द लाइकेन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस। अगेन दिस इज ऑल्सो द लाइकेन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ फंगस। तो फंगा यूटिलाइजेज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाई। फंगस जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स पे बेसिकली डिपेंड करती है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, और इनऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन नहीं।
तो फंगस लैक क्लोरोफिल, सो दे आर अनेबल टू डू photosynthesis or use carbon dioxide to build up organic food material. Thus, they are heterotrophic for carbon compounds, which they in their natural habitats obtain by living as saprophytes or parasites from dead or decaying plants, animals or microorganisms on their waste. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो फंगस है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, इसीलिए वो या तो एल्गे से जुड़ जाती है, उसके साथ एक पैरासाइट की तरह या एक सैप्रोफाइट की तरह जुड़ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बन यूज़ करके अपने आप को सर्वाइव करती है, अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक. और अगर हम इसकी बात करें कि उसके न्यूट्रिशन में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आपको मिलेंगे वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, कॉपर एंड आयरन और जिंक. ये सब चीज़ें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स में मिलेंगी फंगस के न्यूट्रिशन में. सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स एंड सम ऑफ देम आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स. जो मटेरियल या जो एलिमेंट्स आपको ज़्यादा अमाउंट में फंगस को चाहिए होता है वो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, और जो कम अमाउंट में चाहिए होता है वो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं. इफ़ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज लैकिंग इन द कल्चर मीडियम देन द फंगल ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड. जहाँ पर फंगस को ग्रो किया जाता है, अगर हम आर्टिफिशियली उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं लैब के अंदर, तो जिस मीडियम में हम उसको ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम. तो अगर इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट कम है कल्चर मीडियम में, तो फंगस ग्रो नहीं करती है. द मैक्रो एलिमेंट्स आर बॉडी बिल्डर्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस. जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं ये बॉडी बिल्डर होते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कई सारे मोड्स से फंगस न्यूट्रिशन अप्लाई करती है. तो पहला है सेप्रोफाइट्स, फंगाई विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटीरियल. मतलब अगर फंगस किसी भी डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मटीरियल पर अपने आप को ग्रो कर रही है, वहीं से न्यूट्रिशन ले रही है, तो फिर उसको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस पेनिसिलियम और एस्परजिलस. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो फंगस है ये एक ख़राब सी जगह पर पड़ी हुई है और वहीं से ग्रो कर रही है. नेक्स्ट इज पैरासाइट. These fungi take food from other living plant and animals. The living organism on which the fungi parasites is called host. These fungi are harmful for the host and produce disease condition in host organism. ये जो फंगाई होती हैं ये किसी अच्छी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट, एनिमल, किसी पर भी ग्रो कर जाती हैं और उससे अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उस एनिमल को या उस चीज़ को ख़राब कर देती है. अब जिस एनिमल पे या जिस प्लांट पर ये है उसको हम होस्ट बोलते हैं और ये होस्ट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, ये होस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. जैसे कि एग्जांपल है पक्सीनिया, फ्यूजेरियम और पाइथियम. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का पत्ता है इस पर फंगस लगी हुई है रेड कलर की. इसको हम रस्ट फंगाई बोलते हैं और ये पूरी तरह से प्लांट को ख़राब कर देती है. Next is symbionts. These fungi grow on living organism but both of them are mutually benefited. ये जो है इसमें जो फंगाई होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहती है, बट इसमें और पैरासाइट में ये अंतर होता है कि पैरासाइट में जो फंगाई है वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाती है, उसके लिए हार्मफुल होती है, बट सिम्बायोंट्स में ऐसा नहीं है. सिम्बायोंट्स में होस्ट और फंगाई दोनों आपस में अच्छे इंटरेक्शन में रहती हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती है, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कराती हैं. जैसे कि एग्जांपल है लाइकेन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहला बताया. दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा. ये एक लाइकेन की एक और तस्वीर है. नेक्स्ट इज प्रीडेशियस फंगाई. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स. दे आर एनिमल कैप्चरिंग फंगाई. These type of fungi possess special hyphal straps called snares to capture small animals such as nematodes and protozoa. ये जो फंगाई होती हैं ये अपने अंदर दूसरे एनिमल्स को. नेक्स्ट इज प्रेडेटर फंगाई. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स. तो दे आर ये कुछ ऐसे फंगाई होती हैं जो जिनके पास एक हाइफल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो हाइफे सब में प्रेजेंट होते हैं, इनका जो हाइफल स्ट्रक्चर होता है वो हल्का सा मॉडिफाइड होता है और एक कैप्चरिंग यूनिट बनाता है जिसमें कि वो अलग अलग एनिमल्स को कैप्चर करता है, अलग अलग एनिमल्स को ट्रैप करके रखता है. तो दीज आर कॉल्ड प्रीडेशियस फंगाई. इसका एग्जाम्पल इज आर्थ्रोबॉट्रीज, डेक्टाइलला और डेक्टाइलेरिया. इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज प्रीडेशियस फंगाई या फिर प्रीडेटर्स.
जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है प्रीडेटर, ये इस नाम की कई सारी मूवीज़ भी आई हैं, आपने और भी कई जगह सुना होगा। तो प्रीडेटर का मतलब ही ये होता है ऐसी चीज़ें जो किसी और को मार के अपने अंदर रख लें या मार के उनसे न्यूट्रिशन एक्सर्ट करें, तो ऐसी चीज़ें होती हैं प्रीडेटर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फंगस में, तो ये 3 तरह से होता है: वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द सोमैटिक पोर्शन ऑफ द फंगाई। द हाइफे टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब वेजिटेटिव मेथड में ये होता है कि कोई भी सेक्सुअल पार्ट फंगस में नहीं प्रेजेंट होता है, उसका जो सोमैटिक पार्ट होता है, यानी कि जो डिवाइड होने वाला पार्ट होता है, बस वही प्रेजेंट होता है, और वही पार्ट डिवाइड होकर या बडिंग करके या अलग अलग तरीक़ों से टूट कर रिप्रोडक्शन कैरी आउट कराता है। पहला इस फ्रेगमेंटेशन। इसमें आप देख सकते हो एक फंगाई उसकी जो जहाँ पर सेल ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये टूट कर एक नया फंगाई को बना रही है, तो दिस इज़ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज़ फिजन। इसमें एक बड़ा सा फंगाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर न्यू फंगस को बनाता है, इसलिए दिस इज़ फिजन रिप्रोडक्शन। उसके बाद आया बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, एक फंगस होती है, उसमें से एक छोटी सी बड निकलती है, छोटा सा पार्ट निकलता है, फिर वो धीरे धीरे जो बड होती है वो बड़ी होती जाती है और अपने ओरिजिनल फंगस से अलग हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट इज़ ओडिया। तो ओडिया में भी ऐसे ही होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर ये हर पार्ट इसका एक नया फंगस बनाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ओइडिया। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स के अंदर ये होता है कि जो फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं। दी स्पोर्स कम आउट एंड गिव बर्थ टू न्यू फंगस। नेक्स्ट इज राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स में ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स आपस में डिवाइड होकर एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं और नए फंगस को ग्रोथ करते हैं, दिस इज कॉल्ड राइजोपोड्स। नेक्स्ट इज स्क्लेरोइटा। स्क्लेरोइटा का कोई बहुत एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, इसमें ये अलग से स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन फंगाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में asexual mode of reproduction is more common than sexual reproduction. This occurs by the formation of special reproductive cells called spores. This process is called sporulation. जैसा कि मैंने आपको गिल फंगाई या मशरूम्स में बताया था कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर से स्पोर्स आते हैं, उसी तरह से जो ये स्पोर्स हैं, जब इनका फॉर्मेशन होता है फंगाई के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। अब ये स्पोर्स उस फंगाई से बाहर निकलते हैं और यही स्पोर्स नए नए माइसीलियम को, नए नए हाइफे को ग्रो करते हैं। ये जो स्पोर्स होती हैं अलग से शेप के, अलग साइज़ के, अलग कलर के, अलग अरेंजमेंट के और अलग नंबर के होते हैं, मतलब एक स्पोर दूसरे स्पोर से पूरी तरह से अलग होता है। जो ये स्पोर होते हैं ये कई फंगाई में यूनिसेल्युलर होते हैं, कई फंगाई के मल्टीसेल्युलर होते हैं, और यही स्पोर्स धीरे धीरे करके नए फंगाई को ग्रो करते हैं। सम रेयर फंगाई हैव मल्टीसेल्युलर स्पोर्स। द स्पोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। आपके लिए इसमें सिर्फ नाम है, जो स्पोर्स हैं वो 3 तरह के हैं: स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स। दिस इज़ द ज़ूस्पोर्स। ये स्पोरेंजियम है, ये भी स्पोरेंजियम है। This is again a sporangium. These are hyphae and these are the conidias. ये तो इस डायग्राम में आप क्लियरली तीनों तरह के स्पोर्स देख सकते हो एंड द वे ऑफ asexual रिप्रोडक्शन भी देख सकते हो, ABCDE. These 5 shows you the processes of asexual reproduction. Last is the sexual method. This type of reproduction involves the fusion of 2 sex cells or gametes of opposite strengths. इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक मेल सेल होता है जिसको हम मेल गैमीट बोलते हैं, एक फीमेल सेल होता है जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। दे बोथ join together, they both reproduce together to form sexual method of reproduction. Fungal sex organs are called gametogonia और गैमेटेंजिया। तो जो फंगल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम या तो गैमेटेंजिया बोलते हैं। दे मे बी इक्वल इन साइज। द मेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड आंथ्रेडिया एंड द फीमेल्स आर कॉल्ड एस्कोगोनिया। जो मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं एस्कोगोनिया। इन फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 3 फेजेस। इसमें 3 फेजेस होते हैं: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस।
अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें फंगाई की, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फंगस की लाइफ साइकिल प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है अबाउट द ह्यूमन एंड फंगस इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन के लिए फंगस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वाई इट इज़ हार्मफुल। तो फंगाई एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इंक्लूड बोथ बेनिफिशियल यूजेस वेदर practical or symbolic and harmful interactions such as fungi damage crops, timber or food. तो जो beneficial uses हैं they are yeast are used to ferment beer and wine, making of bread, create wide range of industrial product including enzymes and drugs. In modern medicines, fungi are included in making antibiotics, immunosuppressant etc. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंगाई के बहुत ज़्यादा beneficial uses हैं। फंगाई कई तरह से ब्रेड बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकती है, वाइन बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी फंगाई यूज़ हो सकती है। मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक, सप्रेसेंट्स, इन सब में फंगाई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फंगाई लाइक मशरूम्स कैन बी कल्टिवेटेड, आर ईटेबल एंड यूज एज फूड। मशरूम्स जैसा कि मैंने बताया इसकी खेती होती है, इसको खाया जा सकता है और फूड की तरह यूज़ करते हैं। फंगाई आर ऑल्सो यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। फंगाई को इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बियर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। फंगाई आर यूज्ड एज नेचुरल डाइज। इनको कलर करने के लिए कलरिंग एजेंट्स की तरह एज डाइज भी यूज़ करते हैं। Fungi are beneficially used in science. Many of the eukaryotic studies are done on it. Fungi are used in pest control also. फंगाई, अगर हमें यूकारियोटिक सेल की स्टडी करनी है तो फंगाई आर द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग देम। और उसके बाद फंगाई को हम पेस्ट कंट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम विच शोज़ यू वेरियस यूजेस ऑफ फंगाई। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के इसको आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ हार्मफुल इंटरेक्शंस। फंगाई आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स फॉर फूड स्पॉइलेज। खाना बहुत जल्दी फंगाई की वजह से ख़राब हो जाता है, जैसे कि ब्रेड है या और भी कई चीज़ें हैं, एप्पल है, फ्रूट्स हैं, जिस पर बहुत जल्दी फंगाई इफ़ेक्ट करती है और हमारे फ्रूट्स को या हमारे खाने को ख़राब कर देती है। वुड डिके फंगाई आर द प्राइमरी कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वुड। वुड डिके फंगाई एक तरह की फंगाई है जो वुड पे लगती है और वुड को ख़राब कर देती है, यानी लकड़ी को ख़राब कर देती है। Fungi cause diseases of crops as they reproduce rapidly, affect a wide range of crops. Pathogenic fungi cause a variety of disease in humans and animals. तो जो पैथोजेनिक फंगाई है ये कई तरह के डिजीज़ कॉज करती है ह्यूमंस में, लिविंग बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, कई लोग आते हैं जिनके नाखून में कोई दिक्कत है या स्किन पे कई सारी दिक्कतें हैं या अंदर बॉडी के अंदर स्टमक में दिक्कत है, तो उनको डॉक्टर बताता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये पैरासिटिक फंगाई का ही आंसर है, क्योंकि ये जो पैथोजेनिक या पैरासिटिक फंगाई हैं ये बॉडी पर गलत रिएक्शंस करती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है लिविंग बीइंग की वो डिजीज्ड हो जाती है। एंड इट ऑलवेज अकर्स अगर आप गंदा खाना खा रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, गंदे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो यू कैन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम पैथोजेनिक फंगाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंगस एंड इसके साथ आपका फंगस का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।